बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के संबंध में बताया था कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, जिसमें मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अदर ओवरहेड, इनके संबंध में जानकारी दी थी। आज हम पढ़ेंगे कि लागत में सम्मिलित न की जाने वाली मदें, आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। कुछ मदें ऐसी होती हैं जिन्हें लागत में शामिल नहीं किया जाता है, इन्हें वित्तीय लेखों में शामिल किया जाता है। हम देखते हैं ये कौन कौन सी मदें हैं जिन्हें लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। इनमें निम्नलिखित हैं। पहली है वित्त संबंधी व्यय, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंस। अब इसमें हम किन किन को ऐसी मदें जो वित्त से संबंधित हैं, जैसे अर्थदंड, जुर्माना, हर्जाना, नगद बट्टा एवं चंदे। इसी प्रकार से आपके और भी आप देख सकते हैं कर्मचारियों को चुकाई गई पेंशन, ग्रेच्युटी आदि की एक मुश्त राशि। ये कुछ व्यय ऐसे हैं जो वित्त से संबंधित हैं, इन्हें हम लागत लेखों से इनका संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें हम वित्तीय लेखों में शामिल करेंगे। दूसरा है वित्तीय आय। जैसे आपने वित्तीय संबंधित कुछ व्यय देखे, उसी तरह कुछ हमारी वित्तीय इनकम भी होती हैं, इनकम्स रिलेटेड टू फाइनेंस, जो जिनका संबंध वित्तीय से होता है। कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे प्राप्त हुआ नकद बट्टा, कमीशन, दलाली आदि। इसी तरह अंश हस्तांतरण फीस, बैंक जमाओं एवं विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश आदि। ये कुछ वित्तीय आपकी आय हैं जिन्हें लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा है लाभों का नियोजन। लाभों के नियोजन में हम जैसे डूबत ऋण व संभावित हानियों के लिए बनाया गया आयोजन, चुकाया गया लाभांश, पुण्यार्थ दान, सिंकिंग फंड में हस्तांतरित राशि, ये जो राशियां हैं इनके संबंध में जो भी हमारे द्वारा आयोजन किया जाता है उन्हें हम लागत लेखों में शामिल नहीं करते हैं। भवन, प्लांट आदि पर जो डेप्रिसिएशन का अधिक आयोजन किया जाता है या अधिक मात्रा में बनाया गया डूबत ऋण आयोजन जो कि गुप्त संचय का निर्माण करे, इन्हें भी हम लागत लेखों में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इनका संबंध वित्तीय लेखों से है। चौथा है असाधारण हानियाँ। इसी प्रकार कुछ हमारे एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं जिन्हें हम लागत लेखों में शामिल नहीं करते हैं। व्यावसायिक संपत्ति की आग, चोरी, बाढ़, भूकंप, उपद्रव या अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं से किसी प्रकार की कोई भी हानि हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है। इसी प्रकार से सामग्री या निर्मित माल का असाधारण क्षय हो जाता है, अत्यधिक मात्रा के डूबत ऋण, ये कुछ एबनॉर्मल लॉसेज हैं जिन्हें हम लागत लेखों में शामिल नहीं करेंगे। असाधारण लाभ, जैसे असाधारण हानियाँ, इन्हें हमने लागत लेखों में शामिल नहीं किया है। इसी तरह कुछ हमारे एबनॉर्मल गेंस भी हैं। एबनॉर्मल गेंस में जैसे बोनस अंशों की प्राप्ति, स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ। यदि कोई भी फिक्स्ड एसेट बेची जाती है और बेचने पर यदि हमें लाभ होता है तो वो हमारा असाधारण लाभ है, इन्हें हम लागत लेखों में शामिल नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसी मदें थी जिन्हें हम लागत लेखों में शामिल नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि कुल लागत के विभिन्न अंग, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। अब आपको ये देखना है कि यदि हमें कोई भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए उसकी लागत ज्ञात करते हैं। तो लागत ज्ञात करने के लिए उसके कौन कौन से विभिन्न अंग होंगे। एक किसी भी वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए या कुल लागत ज्ञात करने के लिए एक लागत विवरण पत्र बनाया जाता है। इसमें हम लागत के विभिन्न तत्व जिनकी जानकारी मैंने पहले आपको दी हुई है, उसकी पृथक पृथक लागत को हम विभिन्न वर्गों में विभाजित करके हम देखेंगे। मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला, यदि कुल लागत हमें ज्ञात करनी है तो कुल लागत का पहला जो पार्ट और कंपोनेंट होगा, पहला जो अंग होगा वो है मूल लागत। मूल लागत हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मूल लागत ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व प्रत्यक्ष व्यय, इनको योग को हम कुल प्रत्यक्ष लागत के नाम से जानते हैं या मूल लागत के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा हमारा कंपोनेंट है कारखाना लागत, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। यदि हम मूल लागत में कारखाना उपरिव्यय को जोड़ दें तो हमारे को मूल लागत प्राप्त, तो हमें कारखाना लागत प्राप्त हो जाती है। कारखाना लागत को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आदि। तो हम देखते हैं कि
वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। अभी मैंने बताया था आपको कि अब वर्क कॉस्ट कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हम मूल लागत में कारखाना उपरिव्यय को जोड़ देते हैं तो हमें कारखाना लागत प्राप्त हो जाती है। तीसरा कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए यदि कारखाना लागत में कार्यालय उपरिव्यय को जोड़ दिया जाए तो हमें उत्पादन लागत प्राप्त हो जाती है। इसे हम कार्यालय लागत, ऑफिस कॉस्ट या ग्रॉस कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका यदि हम फॉर्मूले के रूप में देखें, सूत्र के रूप में देखें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। कहने का मतलब है यदि कारखाना लागत में आप कार्यालय उपरिव्यय को जोड़ देते हैं तो आपको उत्पादन की लागत ज्ञात हो जाती है। एक विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है कि उत्पादन लागत ज्ञात करने के पश्चात वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में शेष रहे निर्मित माल का समायोजन किया जाता है और समायोजन करने के बाद जो हमारे पास राशि आएगी उसे हम बेचे गए माल की उत्पादन लागत के नाम से जानेंगे। तो बेचे गए माल की उत्पादन लागत जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। आगे है बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत में हम क्या करेंगे कि बेचे गए माल की उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो हमने अभी ज्ञात की है उसमें विक्रय वितरण उपरिव्यय को जोड़कर बेचे गए माल की कुल लागत ज्ञात की जा सकती है। इसे हम सेलिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कहने का मतलब है जो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट ज्ञात की थी, ऑफिस कॉस्ट ज्ञात की थी, यदि हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात हो जाएगी। फिर है विक्रय व लाभ, सेल्स एंड प्रॉफिट। लागत में अपेक्षित लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपके पास लागत दी गई है और उसमें लाभ का एक निश्चित प्रतिशत दिया हुआ है, वो यदि आप ऐड कर देते हैं तो आपको सेल्स विक्रय का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। विक्रय मूल्य व लागत यदि दोनों ही ज्ञात हो तो दोनों में से आप जो डिफरेंस निकालेंगे, जो अंतर ज्ञात करेंगे, वो लाभ अथवा हानि को बताएगा। सूत्र के रूप में हम दे सकते हैं सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यदि आपको सेल्स और कॉस्ट दोनों दी हुई है तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। इस तरह से हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। लागत के विभिन्न अंगों को निम्नलिखित चार्ट के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जो आपको मैं नीचे दे रही हूँ कि डिफरेंट समझा रही हूँ कि कुल लागत के विभिन्न अंग किस प्रकार से चार्ट के में आपको दिए गए हैं। अभी जो मैंने बताया भी था कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में यदि आप फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर देते हैं तो आपको वर्क कॉस्ट कारखाना लागत प्राप्त होती है और इसी तरह वर्क कॉस्ट में यदि आप ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की लागत ज्ञात हो जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यदि आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात हो जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में लाभ का यदि एक निश्चित प्रतिशत जोड़ दिया जाता है तो आपके पास सेल्स आ जाती है। इस प्रकार से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट को इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। आगे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आप देखिए ये आपको एक उदाहरण दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि जो डिफरेंट कुछ आपको आइटम्स दिए गए इनको आपको विभाजित करना है कि ये किस में शामिल किए जाएंगे। मूल लागत में किन किन को शामिल किया जाएगा, कारखाना लागत में किन किन को शामिल किया जाएगा, कार्यालय लागत में किन किन को शामिल किया जाएगा और कुल लागत में किन किन को शामिल किया जाएगा। तो जैसे फर्स्ट आपका कंपोनेंट मैंने बताया था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ये जो डिफरेंट आइटम्स दिए गए इसमें आप देखिए कन्वर्टेबल मटेरियल को लेंगे, प्रोडक्टिव लेबर को लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेंगे। इसी तरह हमारा सेकंड कंपोनेंट था फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें हम फैक्ट्री रिपेयर्स को लेंगे, फ्यूल एंड पावर को लेंगे, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को इंक्लूड करेंगे। थर्ड हमारा कंपोनेंट है ऑफिस ओवरहेड, जिसमें हम बैंक चार्जेस, ऑफिस सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजर सैलरी इनको शामिल करेंगे।
चौथा हमारा कंपोनेंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिनमें हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलर कमीशन, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस इनको शामिल करेंगे। आगे आप देखेंगे कि कुछ आइटम ऐसे हैं जिन्हें हम लागत में शामिल नहीं करते, जैसे दान, अर्थदंड, आयकर, क्योंकि ये वित्तीय भुगतान है, इन्हें लागत लेखों में नहीं शामिल किया गया है। इसी तरह ट्रांसफ़र फी, ये भी वित्तीय प्रकृति की आय है, इनसे भी शामिल नहीं किया गया है। डिस्काउंट जो है, यदि व्यापारिक बट्टा है तो हम विक्रय राशि में से उसको घटाकर दिखा देंगे, अतः व्यय के रूप में नहीं लिखा जाता है। यदि रोकड़ बट्टा कैश डिस्काउंट है तो ये पूर्णतः ही वित्तीय प्रकृति का होने के कारण इसे लागत लेखों में व्यय के रूप में नहीं लिखा जाता है।